हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक हैं, खुश हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं। वेलकम बैक टू 365x और आज हम हमारे हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग चैप्टर। मजा आने वाला है। फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इट वाज अबाउट ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 इयर्स, ठीक है। कैसे कैसे चेंजेस आए हैं इन हजारों सालों में, डेट्स का क्या मतलब है, मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा हम पढ़ चुके हैं। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टार्ट विद our new thing। हम कुछ और इसमें नई चीजें पढ़ने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, ठीक है। कि उस जमाने में कौन कौन से नए किंग्स और नए किंगडम्स जो है वो इमर्ज हो रहे थे, बढ़ के आ रहे थे आगे, है ना। क्योंकि ऑब्वियसली एक टेरिटरी है तो वहां का कोई रूलर भी होगा। अब रूलर हैं तो उनका पूरा जो जिस जगह में वो रूल कर रहे हैं उनका किंगडम है, तो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, क्या वो उनसे खुश हैं या नहीं, और कौन कौन किंग बन सकता है, क्या कोई एक नॉर्मल आदमी भी किंग बन सकता है। सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू क्लियर इन दिस चैप्टर। सो लेट्स बिगिन विद आवर चैप्टर न्यू किंग्स एंड किंगडम। ओके, Many new dynasties emerged after the 7th century। हमें मैप फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें बहुत सारी नई नई डायनेस्टीज दी हुई हैं। जैसे पालास आ गए थे, देन वी हैव चोलास, देन वी हैव राष्ट्रकूटास। ये सारे लोग आ गए थे, नई नई डायनेस्टीज इमर्ज हो रही थी, ठीक है, आगे बढ़ रही थी एंड they were ruling the different parts of the subcontinent between the 7th and 12th century। तो 7 और 12वीं सेंचुरी के बीच में क्या हो रहा था, ये अलग अलग पार्ट्स में रूल कर रही थी। नाउ वी लर्न कि कौन कौन सी डायनेस्टीज आई थी, कैसे बनते थे रूलर, ठीक है। द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। By the 7th century, there was a big landlord or warrior chiefs in different regions of the subcontinent. Existing kings often acknowledged them as their subordinates or samantas. They were expected to bring gifts for their kings or overlords, to be present at their court and provide them with military support, ठीक है। अच्छा, ये समानताज, ये सबऑर्डिनेट की जो बात की गई, ये कौन थे? ये ना बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे या वॉरियर चीफ्स होते थे। दे वर पावरफुल पीपल, अच्छे लोग होते थे, दे वर पावरफुल पीपल, ठीक है। लेकिन वो किंग के नीचे ही होते थे, सबऑर्डिनेट होते थे किंग के, और उनको सबऑर्डिनेट को एक और टर्म उन्होंने यूज किया, दे हैव यूज्ड द टर्म समानताज, ठीक है। अब समानताज वो सबऑर्डिनेट है, तो किंग उनसे एक्सपेक्ट ये करता था कि वो आएंगे, कोर्ट में प्रेजेंट रहेंगे, दे विल ब्रिंग गिफ्ट्स टू द किंग एंड ऑल दैट, और वो मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे जब भी जरूरत होगी, ठीक है। और लेकिन हाँ, ऐसा भी था क्योंकि समानताज ये ऑलरेडी बहुत पावरफुल होते थे, तो जब भी समानताज की पावर बढ़ जाती थी तो कभी कभी ये खुद को महासमानताज कहलवाने लगते थे या महामंडलेश्वर, ठीक है। यानी द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और रीजन, जो उस रीजन में है, वो जिसका रीजन का वो पार्ट है, उसके वो ग्रेट लॉर्ड बन गए हैं या वो खुद को बहुत पावरफुल कहलाने लगे थे। Sometimes they asserted their independence from their overlords। अब कभी कभी क्या होता था, वो इतने पावरफुल हो जाते थे तो जो उनके ऊपर किंग है या जो उनका ओवरलॉर्ड है उससे भी वो खुद को अलग कर लेते थे और खुद ही रूल करना स्टार्ट कर देते थे। वंस एक और ऐसा इंस्टेंस आया है, कब आया इंस्टेंस की राष्ट्रकूटास जो थे डेक्कन में, दे वर सबऑर्डिनेट। राष्ट्रकूटास किसके सबऑर्डिनेट थे? चालुक्यास के। चालुक्यास ऊपर है, राष्ट्रकूटास नीचे है। यू कैन मेक अ लिस्ट, है ना, ऐसे बना लेंगे ना तो आसानी होगी याद करने में, ठीक है। और मिड 8th सेंचुरी में क्या हुआ था, दंती दुर्गा है, एक राष्ट्रकूटा के चीफ थे वो, उन्होंने क्या किया था, अपने ही चालुक्य जो ओवरलॉर्ड थे उनको ओवरथ्रू किया था, उनको पावर से हटा दिया था एंड परफॉर्म किया था एक रिचुअल, और उस रिचुअल का नाम था हिरण्यगर्भा। ओके, ये 1 मार्क के लिए 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है पूछने के, हिरण्यगर्भा क्या है। तो बेसिकली एक रिचुअल है जिसको बोलते हैं द गोल्डन वूम। व्हाट इज द वूम? वूम कहाँ होता है? जहां किसी भी मदर के अंदर जहां बेबी प्रेजेंट होता है ना, वो होता है वूम, ठीक है। तो उसको बोलते हैं द गोल्डन वूम। अच्छा, इसमें क्या होता था इस रिचुअल में? इसमें ये होता था, ये रिचुअल ब्राह्मण्स की हेल्प से परफॉर्म किया जाता था, और इसमें ऐसा था कि एज इफ जो इंसान इस रिचुअल को परफॉर्म कर रहा है उसकी रीबर्थ हो रही है, ठीक है, उसकी रीबर्थ हो रही है। और एज ए सैक्रिफाइसर ऑफ अ क्षत्रिय, अगर मैं क्षत्रिय नहीं भी हूं, मैंने ये रिचुअल परफॉर्म कर लिया तो मैं एज ए रीबर्थ मेरी हो गई है एंड आई विल बी अ क्षत्रिय, ठीक है, ऐसा मानते थे। तो ये किसने परफॉर्म किया था? एक राष्ट्रकूटा चीफ ने किया था जिनका नाम था दंती दुर्गा। तो दंती दुर्गा ने अपने चालुक्यन ओवरलॉर्ड को ओवरथ्रू किया था और एक रिचुअल परफॉर्म किया था जिसको हम बोलते हैं हिरण्यगर्भा। कई केसेस में men from enterprising families used their military skill to carve out kingdoms. For instance, the Kadamba Mayush Sharman and the Gujara Pratihara Harishchandra were Brahmins who gave up their traditional professions and took to arms। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता था कि लोग जो होते थे ना, मतलब अलग अलग फैमिलीज के जो लोग होते थे वो अपनी मिलिट्री स्किल्स दिखाते थे एंड दे कार्व आउट देयर ओन किंगडम। जैसे कि 2 लोग का नाम इन्होंने दिया है, यहाँ पे दिया है कदम्बा का एंड प्रतिहारा का। हरिश्चंद्र, ये लोग वो लोग थे जो ब्राह्मण थे बाय बर्थ, लेकिन इन्होंने अपना ट्रेडिशनल प्रोफेशन को एकदम साइड में रखा, प्रीस्ट वाले काम नहीं किए इन्होंने, और उन्होंने
हथियार उठा लिए, दे टुक आर्म्स, और उन्होंने अपना किंगडम स्टैब्लिश किया कर्नाटक में और राजस्थान में रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया कदम्बा ने जो है कर्नाटक में किया और अपने जो हरिश्चंद्र है उन्होंने राजस्थान में किया। ठीक है, अब किंगडम्स बन गए, समझ में आ गया कि अच्छा अलग अलग डायनेस्टीज इमर्ज हो रही हैं, लोग अपने ओवरलॉर्ड को भी थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, और वो खुद किंग्स बन रहे हैं, समानताज अब खुद को महासमानताज कहलाने लगे, ने पावरफुल है, हमें पता था। अब हम पढ़ेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इन किंगडम्स में। ठीक है, कई सारे किंग्स जो थे, अब ऑब्वियसली किंग जो होते हैं ना वो थोड़े से चाहते हैं कि उनको भी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ऑनर मिले, तो वो खुद के लिए बड़े अच्छे अच्छे बड़े भारी भरकम से टाइटल्स वो कर लेते थे, जैसे कि महाराजा अधिराज। महाराजा अधिराज का मतलब क्या होता है, ग्रेट किंग या फिर ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स। 1 मार्क के लिए इट इज इंपॉर्टेंट, हो सकता है पूछ ले महाराजा अधिराज का मतलब क्या होता है, या फिर कौन से टाइटल्स ऐसे थे जो किंग्स जो है अडॉप्ट कर लेते थे। एक और दिया हुआ है त्रिभुवना चक्रवर्तन, यानी लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड, यानी वो कहते हैं ना 3 लोक हैं आपका, धरती लोक पाताल लोक, ऐसे जो 3 लोक हैं उन्हीं तीनों लोकों का वो है लॉर्ड है। तो ये सारे वो करते थे। ठीक है, लेकिन हाँ इतने सारे क्लेम्स करने के बाद भी उनको क्या करना पड़ता था, किंग्स को अपनी पावर शेयर करनी पड़ती थी समानताज के साथ। हमें पता है समानताज वो वेरी पावरफुल, उनके साथ थोड़ा कोऑर्डिनेट करके अपनी पावर शेयर करके किंग को चलना पड़ता था। ठीक है, और कभी कभी जो है ना उनको एसोसिएशंस यानी काइंड ऑफ कोलैबोरेशन जैसा कुछ करना पड़ता था, पेजेंट्स के साथ भी, ट्रेडर्स के साथ भी, ब्राह्मण्स के साथ भी, क्योंकि ये सारे लोग भी इंपॉर्टेंट लोग थे सोसाइटी में। ठीक है, तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किंग to share his power and to create a kind of collaboration and to share his power with all these people. Like समानताज से आपकी पावर शेयर करनी पड़ती थी किंग को, पेजेंट से, आर्टिसन से, ब्राह्मण से एंड सो ऑन। ठीक है, और अगर देखें कि सारे स्टेट्स में कैसे प्रोड्यूस होती थी रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज कहाँ से मिलती थी, रिसोर्सेज मिलती थी प्रोड्यूसर्स से। ठीक है, अब मुझे कोई चीज चाहिए तो जो इंसान उसको प्रोड्यूस कर रहा है मैं उससे वो रिसोर्सेज लूंगी। ठीक है, जैसे कि यानी पेजेंट्स हो गए, आपके कैटल कीपर्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, इन सबसे पेजेंट जो है वो आपको खेती कर रहा है, एग्रीकल्चर वाला सामान दे रहे हैं आपको, कैटल कीपर्स जो है आपको जो कैटल से हमें चीजें मिलती हैं वो मिल रही हैं, हमें आर्टिसंस हमें चीजें दे रहे हैं। सो ऑल दीज थिंग्स वर ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। और कभी कभी ऐसा होता है कि हु ऑफन परसुएटेड और कंपेल्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ दे प्रोड्यूस्ड, कभी कभी उनके साथ जबरदस्ती भी की जाती थी आर्टिसंस के साथ, पेजेंट के साथ, कैटल कीपर्स के साथ, कि भाई नहीं आपने जो प्रोड्यूस किया है वो आपको किंग को देना पड़ेगा, यानी आपको राज्य में बांटना ही पड़ेगा। तो कभी कभी these were claimed as rent due to lord who asserted that he owned the land. Revenue was also collected from traders. ठीक है, अब ये रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो भी कलेक्ट हो रहा है, तो ये ट्रेडर्स से भी लिया जाता था। ठीक है, ओके, एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है इन्होंने 400 टैक्सेस, इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। इंस्क्रिप्शन जो थे चोलास के, जो तमिलनाडु वगैरह में है, उसमें क्या बताया गया, ये 400 टैक्सेस क्यों किया गया, उस एक इंस्क्रिप्शन मिला है हमें तमिलनाडु में चोला डायनेस्टी के टाइम का, और उसमें यह बताया गया है कि उस जमाने में वहां पे 400 तरह के टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे। जैसे कुछ टैक्सेस का नाम दिया है वेती, ठीक है, जो फोर्स लेबर की फॉर्म में होता था, कदमाए लैंड रेवेन्यू की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अलग अलग तरह के टैक्सेस के नाम दिए गए हैं। तो 400 टैक्सेस का बेसिकली एक इंस्क्रिप्शन मिला है। इंस्क्रिप्शन क्या है वो हमें पता है। ठीक है, तो इंस्क्रिप्शन एक मिला है जहां पे हमें ये पता चला है कि चोलास की डायनेस्टी के टाइम वहां पे 400 तरह के टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे फ्रॉम द किंग लोगों से। तो उसके बाद दीज रिसोर्सेज वर यूज्ड टू फाइनेंस द किंग। अच्छा ठीक है, पैसा आ रहा है तो किस चीज में यूज होगा, ऑब्वियसली किंग का एस्टैब्लिशमेंट होगा, और जो है ना मतलब जो भी मसले हो रहे हैं, कंस्ट्रक्ट टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट बहुत ज्यादा कराते थे, फोर्ट्स कराते थे, मतलब कंस्ट्रक्ट कराते थे किंग्स उस टाइम पे, वॉर्स वो लोग लड़ते थे। ठीक है, उसके लिए भी पैसा चाहिए होता है, आपको आर्म्स के लिए पैसा चाहिए, आपको सोल्जर्स को अच्छी डाइट देनी है उसके लिए पैसा चाहिए, सोल्जर्स की थोड़ी ट्रेनिंग करानी है उसके लिए पैसा चाहिए, तो इन सब के लिए पैसा चाहिए होता था। एंड जो वो पैसा कलेक्ट होता था इट वॉज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। ठीक है, Okay, the functionaries for collecting revenue were generally recruited from influential families and possessions were often hereditary. This was true about the army as well. In many cases, close relative of the king held those positions. अच्छा ठीक है, पैसा तो चाहिए, अब किंग तो जाएगा नहीं एक इंसान के पास कि भाई पैसा दो, फिर दूसरे के पास कि लाओ टैक्स दो भैया, ऐसे नहीं जाएगा ना। तो कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लिया जाता जो थोड़े से इन्फ्लुएंसिंग होते थे, जिनकी थोड़ी बात सुनी जाती थी, वो थोड़े से दे वर पावरफुल इन टर्म्स ऑफ देयर वर्ड्स, लोग उनकी बात सुनते थे, तो उनको सेलेक्ट कर लिया जाए कि तुम यू आर सिलेक्टेड एंड यू विल बी द वन हु विल कलेक्ट द टैक्सेस फ्रॉम द लोकल पीपल। आप जाएंगे और टैक्सेस कलेक्ट करेंगे और
ये जो पोजीशन होती थी ना, जो ये कलेक्टर की जो एक पोजीशन बनाई गई है, ये हेरिडेटरी भी होती थी, ठीक है। कभी कभी जैसे कि मान लीजिए फॉर इंस्टेंस मुझे बना दिया गया है आई हैव टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द पेजेंट्स, तो क्या होगा, जो मेरा आने वाली जो जनरेशन होगी, मैं अपनी जो मेरी पोजीशन है उनको पास ऑन कर सकती हूँ, ठीक है। हेरिडेटरी का मतलब ये होता है। और ज्यादातर किंग के क्लोज रिलेटिव यही सारे लोग ऐसे थे जो इन पोजीशंस पे होते थे। ओके, नाउ वील रीड अबाउट प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स, ठीक है। प्रशस्तीज क्या होती हैं? प्रशस्तीज इज बेसिकली, अगर हम बहुत ही आम लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में बोलें तो हम बोलेंगे कि बेसिकली लंबे लंबे कसीदे होते हैं, बड़े बड़े, मतलब वो होते हैं जिसमें किंग के अचीवमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, किंग ने ये किया, किंग ने वो किया, किंग ऐसा है, किंग वैसा है, और ज्यादातर इसमें तारीफें ही होती थी। और ये सही सच जरूरी नहीं कि सच ही होता हो, क्योंकि जब ये लिखी जाती थी ना, दे वर रिटन इन द फ्रंट ऑफ किंग, ज्यादातर किंग के सामने लिखी जाती थी, या जब वो कहीं लगाई जाती थी ना, तो वो जो है किंग को दिखा के लगाई जाती थी। तो कोई भी किंग अपनी बुराई तो लिखवाएगा नहीं, तो हम ये मानते हैं कि शायद प्रशस्तीज जो है ना, जो इन्फॉर्मेशन कंटेन करती थी, जो भी डिटेल्स उनमें होती थी, वो शायद ट्रू नहीं भी हो सकती हैं। आपको एकदम आंख बंद करके उन पर भरोसा नहीं करना है कि अच्छा इस किंग के बारे में इतना इतना अच्छा लिखा है तो ही मस्ट बी गुड, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जो प्रशस्तीज है ये हमें जरूर बताती हैं कि कैसे रूलर खुद को डिपेक्ट करवाना चाहता था, ठीक है। हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपेक्ट देमसेल्व्स, क्योंकि वो प्रशस्तीज उनके सामने लिखी जाती थी, टोल्ड यू, है ना। खुद को वो थोड़े विक्टोरियस वॉरियर्स दिखाना चाहते थे, बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते थे। जैसे कि एक है, और ये कौन कंपोज करता था, अगर कोई पूछेगा हु कंपोज प्रशस्तीज, जो लर्नेड ब्राह्मण्स थे, ठीक है, क्योंकि वही लोग ऐसे थे जिनको पढ़ना और लिखना बहुत अच्छे से आता था, दे वर द वन हु यूज्ड टू कंपोज द प्रशस्तीज। ओके, जैसे कि एक प्रशस्ति हमें मिली है अचीवमेंट्स ऑफ नागाभट्टा के बारे में, ठीक है। इसमें यह है कि कई सारे रूलर उन्होंने बताया है उसमें कि उन्होंने क्या क्या किया था। संस्कृत में लिखी हुई है, ये फाउंड हुई है, ये ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में, जिसमें उन्होंने बताया कि मतलब कैसा था वो किंग या जो भी था। सो यू रीड दिस एंड यू विल सी ये समझ में आता है या नहीं आता है, नहीं आता है देन आस्क द क्वेश्चन, ठीक है। बट ये याद रखेंगे, प्रशस्तीज आर बेसिकली सम दे आर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट जो कभी पत्थर पे भी लिखे जाते थे या कहीं लिखे जाते थे, सो दैट उस किंग के बारे में डिटेल दी जाए या किंग के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल्स मिले। किंग ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट ऑफ लैंड। अच्छा ठीक है, अब किसी ने भैया आपकी इतनी तारीफ में लिखी है, किसी ने आपके लिए इतना अच्छा काम किया है, तो आपको क्या दिया जाएगा? ग्रांट दी जाएगी। किस चीज की? जमीन दी जाएगी एज अ गिफ्ट, ठीक है। और ये कहाँ लिखा जाता था? अब किंग कोई भी चीज देता है, किंग उसका रिकॉर्ड रखवाते थे। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम जो है मतलब उनका रिकॉर्ड रखवाया जाता। क्यों रखवाया जाता था? क्योंकि ऐसा हो गया कभी सालों साल बाद कोई देखेगा तो पता चलना चाहिए ना कि मैं एज अ किंग मैंने उसको ये दिया था, तो इसीलिए, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड कहाँ किया जाता था? कॉपर प्लेट्स पे दिया किया जाता था, जिनको भी लैंड मिलता था। अच्छा, लैंड के साथ और भी चीजें मिलती थी, ठीक है। इसमें बताया गया है कि जो है और भी चीजें मिलती थी। तो और जो वो लैंड था, ही हु रिसीव्स द लैंड कैन कलेक्ट टैक्स फ्रॉम इट, वहां से टैक्स भी कलेक्ट हो जाता है। यू विल रीड दिस, छोटा सा जो बॉक्स है इसको भी रीड करेंगे। ये बॉक्सेस आई एम लीविंग फॉर यू, ताकि थोड़ा सा होमवर्क काइंड ऑफ थिंग हो जाएगी, बिकॉज आई एम गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस, ठीक है। नहीं समझ आएंगे तो आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। तो ठीक है, 12th सेंचुरी में वो जो लॉन्ग एक हमें मिली है, एक 12th सेंचुरी की संस्कृत पोम मिली है कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ किंग्स हु रूल्ड ओवर कश्मीर। जो अभी हमारा कश्मीर है, उस टाइम पे रूलर्स जिन्होंने भी रूल किया था उनके बारे में। और एक ऑथर यानी उनका नाम है कल्हना, उन्होंने जो है इसको लिखा है। He used a variety of sources including inscriptions, documents, eyewitness account and early histories to write his account. So unlike the writers of Prashastis, he was often critical about ruler and their policies. जो और प्रशस्तीज लिखी गई हैं ज्यादातर उसमें तारीफें बहुत बहुत सारी हैं, ठीक है। शायद वो किंग के सामने लिखी गई है या किंग चेक करके लगवाते थे उसको, ठीक है। लेकिन जो एक प्रशस्ती है जो कल्हना ने लिखी है अबाउट द रूलर्स ऑफ कश्मीर, उसमें उन्होंने किंग की हेल्प नहीं ली कि भैया आप बताएं आप कैसा रूल कर रहे हैं, नहीं, उन्होंने हेल्प ली है अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की, अलग अलग इंस्क्रिप्शंस की, लोगों से बात करी है, इसीलिए वो काफी क्रिटिकल रहे हैं, उन्होंने अच्छी बुरी सारी बातें बताई हैं। Now warfare, war for wealth, ठीक है। Now we'll discuss the next topic, warfare for wealth। आपने ये तो देखा ही होगा कि रूलिंग डायनेस्टीज जो है ना was based in a specific region। हर डायनेस्टी अपनी एक एक स्पेसिफिक रीजन में होती थी, ठीक है। अब ये है भैया मैं बड़ी पावरफुल हूँ और मैंने अपना एक रीजन बना लिया, मेरा दिल कर रहा है कि यार आई एम सो पावरफुल, थोड़ा आगे बढ़ती हूँ, अपना रीजन बढ़ाती हूँ। तो वो क्या करते थे? वो चाहते थे कि आसपास की जो टेरिटरीज है ना उसको भी कंट्रोल करें। दे ट्राई टू कंट्रोल द अदर एरियाज एज वेल। वो अलग अलग जो डायनेस्टीज है उनको भी कंट्रोल करना चाहते थे, या आसपास का जो एरिया है उसको भी कंट्रोल करना चाहते थे, ठीक है। ऐसा ही एक है, वन प्राइज्ड एरिया वाज द सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली, ठीक है। ये गंगा वैली के पास कन्नौज जो जगह है, हम जानते हैं इस जगह को, ठीक है। यहाँ पे बड़ा मसला रहता था, यहाँ पे
ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट था ये अभी हम पढ़ेंगे ये जगह, ठीक है। क्योंकि इस सेंचुरीज में रूलर्स बिलोंगिंग टू गुर्जारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टी, ये सारे लोग जो हैं इस कन्नौज के लिए लड़ते थे। क्यों लड़ते थे? क्योंकि एक तो गंगा वैली के पास है, ठीक है, वहां से पानी आसानी से मिलता है, पानी आसानी से मिलेगा, एग्रीकल्चर आसानी से मिलेगा, वहां की सॉइल बड़ी फर्टाइल होगी, सब कुछ अच्छा था। दिस जो जगह थी किंग्स को ये लगता था कि अगर हम इस जगह को कैप्चर कर लेते हैं, इस जगह पे अपना किंगडम स्टैब्लिश कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे राज्य के लिए वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो गुर्जारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटास और पाला डायनेस्टीज, ये तीन लोग जो है मिलके इस जगह के लिए लड़ते थे कि नहीं मेरी है, नहीं मेरी है, नहीं मेरी है। और ये तीनों पार्टीज को एक नाम दिया गया थ्री पार्टाइड स्ट्रगल, ठीक है। कोई पूछ सकता है कि थ्री पार्टाइड स्ट्रगल में कौन कौन से तीन आपकी पार्टीज आ रही हैं। पहला आ रहा है आपका गुर्जारा, प्रतिहारा आ रहे हैं आपके, राष्ट्रकूटा आ रहे हैं आपके, और पाला डायनेस्टी आ रही है, ठीक है। नोट देम डाउन, नोट कर लें ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये था कि रूलर्स ये भी चाहते थे कि वो अपनी पावर को और जो है रिसोर्सेज को दिखाएं बड़े बड़े टेम्पल्स बनवा के। अब ये था कि भैया चलो ठीक है, भगवान को भी खुश करते हैं और अपना भी नाम कर लेते हैं। वो दे यूज्ड टू मेक ह्यूज टेम्पल्स, क्योंकि उनको पता था कि कुछ सर्वाइव करे ना करे, बड़े बड़े टेम्पल सर्वाइव करेंगे और आगे जाके जब बाद में लोग उनके बारे में पढ़ेंगे तो लोगों को रियलाइज होगा, ओ ये किंग ने ये बनवाया था, कि मतलब उनसे अपनी शान बढ़ेगी। तो दे यूज्ड टू मेक लार्ज टेम्पल्स। तो जब भी वो किसी और किंगडम पे अटैक करते थे तो वो टेम्पल्स को पहले अटैक करना चाहते थे, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो बिकॉज टेम्पल्स जो थे ना, टेम्पल्स वर अ सोर्स ऑफ, वहां पे पैसा बहुत ज्यादा होता था, ठीक है। टेम्पल्स में वहां पे वो पैसा भी होता था इसलिए भी, ठीक है, क्योंकि टेम्पल्स वर एक्सट्रीमली रिच। ये बात आप चैप्टर 5 में बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। बट अभी ये समझ लें कि जब भी कोई किंग अपनी किसी और टेरिटरी पे हमला करता था तो वो पहले किसको अटैक करता था? टेम्पल्स को अटैक करता था। ऐसा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सुल्तान महमूद ऑफ गजनी का, जो अफगानिस्तान के थे। वो 997 से 1030 तक उन्होंने रूल किया है। और जब वो आए, उन्होंने एक्सटेंड किया अपना कंट्रोल सेंट्रल एशिया में, ईरान में, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट में। और ये जो थे ना सुल्तान, ये ऑलमोस्ट हर साल आके जो है ना रेड करते थे, यानी लूट मचाते थे। और उनका जो टारगेट होता था, इट वाज वेल्दी टेम्पल्स। पहले बताया था क्योंकि टेम्पल्स वो एक्सट्रीमली रिच, बहुत ज्यादा खजाना होता था टेम्पल्स में, तो उन्होंने हर बार आके वो टेम्पल्स को अटैक करते थे। और जैसे कि सोमनाथ टेम्पल को भी उन्होंने ही अटैक किया है, गुजरात का। तो महमूद जो है खूब सारी यहाँ से लेके जाते थे खजाना, अपना पैसे वैसे ये सब, और अपनी जो उनकी अपनी कैपिटल सिटी है यानी गजनी, महमूद ऑफ गजनी उनको इसीलिए कहा जाता है, जो उनकी अपनी कैपिटल सिटी है, वहां पे वो लगाते थे उस पैसे को। सुल्तान महमूद वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपल ही कॉन्कर्ड एंड इंटरेस्टेड अ स्कॉलर नेम अल-बिरूनी, ठीक है। अच्छा, वो ये भी इंटरेस्टेड थे इस बात में कि देखते हैं भाई जिन लोगों पे मैं कॉन्कर कर रहा हूँ, जिन लोगों को मैं हरा रहा हूँ, जिनके ऊपर मैं अपनी पावर लाके रख रहा हूँ, उनके बारे में भी थोड़ा सा जानना है, ठीक है। तो उसके लिए उनके एक स्कॉलर थे, उनका नाम था अल-बिरूनी। उनसे उन्होंने एक किताब उन्होंने लिखी अल-बिरूनी उनके लिए, और उस किताब का नाम है किताबुल हिंद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एवरीथिंग, मतलब बहुत सारे एग्जाम्स में भी आता है, मतलब नॉट आपके नॉर्मल एग्जाम्स में भी आएगा, लेकिन आप जो कभी एंट्रेंस दोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, उसमें भी आता है कि अल-बिरूनी की किताब का नाम क्या था, या फिर किताबुल हिंद किसने लिखी है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स हो गया है आजकल के हिस्टोरियंस का, क्योंकि उन्होंने बड़ा क्रिटिकली सब कुछ लिखा है कि अच्छा ऐसे लोग थे, वैसे लोग थे, यहाँ ये है, यहाँ वो है। तो इसीलिए, क्योंकि अल-बिरूनी ने किसको कंसल्ट किया था? अल-बिरूनी ने किसको कंसल्ट किया था? वो जाते थे संस्कृत स्कॉलर्स के पास, और उनके पास जाके वो पूछते थे, और उनसे जो भी इनको इन्फॉर्मेशन गैदर होती थी, या जो भी इन्फॉर्मेशन वो खुद से गैदर कर पाते थे, उन्होंने अपनी राइटिंग्स में लिखा है, ठीक है। और भी ऐसे किंग्स थे जो वॉरफेयर में इंक्लूडेड थे, लड़ाई झगड़ों में इंक्लूडेड थे, वो भी चाहते थे, हर कोई चाहता है, हर किंग चाहता है कि उसकी टेरिटरी बढ़ जाए, है ना। तो वो भी और भी किंग्स थे ऐसे जो वॉरफेयर में इंक्लूड रहते थे, जैसे कि हमारे हैं चामनाथ, ठीक है, जिनको बाद में चौहान्स के नाम से कहा जाने लगा, जिन्होंने दिल्ली और अजमेर वाला रीजन जो है ना उसमें रूल किया है। पूछ सकते हैं आगे इसमें, अगर आपका एमसीक्यू आता है कि चामनाथ यानी चौहान ने कौन से रीजन में रूल किया है? दिल्ली और अजमेर। तो उन्होंने जो है अपना चाहा कि भैया हम भी अपना कंट्रोल बढ़ाते हैं वेस्ट की तरफ एंड ईस्ट की तरफ। तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की तो उनके सामने एक बहुत ही बड़ा मतलब एक बड़ी सी दीवार आ गई। वो किसकी आ गई? चालुक्यास की। उन्होंने उनको अपोज किया कि भाई नहीं, ऐसे कैसे बढ़ा लोगे हमारे होते हुए, ठीक है। और एक और लोग थे जो आगे कि नहीं भाई कैसे बढ़ा लोगे, वो थे हमारे घाटवलास। ये लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि नहीं तुम नहीं बढ़ा सकते। तो आपस में इन लोग की लड़ाइयां होती रहती थी फॉर टू एक्सपैंड देयर टेरिटरी। अच्छा, द बेस्ट नोन चामना रूलर वॉज पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज थर्ड जो है वन ऑफ द बेस्ट नोन चौहान रूलर थे या चामना रूलर थे, जिन्होंने अफगान रूलर सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था 1191 में, ठीक है। और लेकिन हाँ,
पहले साल जब वो आए तो इन्होंने हरा दिया, दूसरे साल मोहम्मद घौरी ने फिर से अटैक किया आगे, तो पृथ्वीराज हार गए थे, पृथ्वीराज थर्ड हार गए थे। ओके ओके, अ क्लोजर लुक द चोलास। हमने बताया था अलग अलग डायनेस्टीज हो रही थी, मतलब इमर्ज हो रही थी, ये सब हो रहा था, तो उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी द चोलास, ठीक है, साउथ में थी ये। तो इन्होंने बहुत अच्छे से इन्होंने दिखाया हुआ है इस मैप में कि चोलास कैसे बढ़ रहे हैं। इसमें तो आपको छोटा सा दिख रहा होगा, बट लुक एट द एरियाज, बहुत सारे स्टेट्स कवर कर रहे हैं और वो ग्रेजुअली इमर्ज हो रहे थे, ग्रेजुअली उनकी टेरिटरी बढ़ रही थी। सो नाउ वी रीड अबाउट द चोलास, ठीक है, कि चोलास कैसे इतने पावरफुल हो गए, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं। एक माइनर चीफली फैमिली थी जिनको मुतैयर कहा जाता था, वो कावेरी डेल्टा में उनकी पावर थी, बस वो वहीं तक अभी तक सीमित थे, और वो सबऑर्डिनेट थे किसके, पल्लवा किंग के, कांचीपुरम में, ठीक है। हमने ये बताया था कि उस जमाने के जो सबऑर्डिनेट होते थे यानी समानताज होते थे, दे वर सो पावरफुल कि वो कभी कभी अपने ओवरलॉर्ड को ओवरथ्रू कर देते थे, जो उनके लॉर्ड थे उनको हटा देते थे पावर से। तो ऐसे ही विजयलाया थे, एक थे हु बिलोंग टू द एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ चोलास। ओरैयूर से एक इंसान थे, एक मतलब ही वॉज अ मैन, उनका नाम था विजयलाया, और उन्होंने क्या किया था, कैप्चर किया डेल्टा फ्रॉम द मुतैयर इन द मिडल ऑफ 9th century एंड ही बिल्ड द टाउन ऑफ थांजावुर एंड अ टेम्पल फॉर गॉडेस निशुभधुनी देयर, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली मुतैयर पहले से मौजूद है, विजयलाया आए, इन्होंने इनको आके मुतैयर को ओवरथ्रू किया, और जब ओवरथ्रू किया तो उन्होंने उनकी जगह पे यानी कि उरैयूर की जगह पे अपना एक टाउन पूरा बिल्ड किया जिसका नाम था थांजावुर, और वहां पे उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सा बड़ा सा टेम्पल बनवाया। बताया था टेम्पल्स बनवाते थे लोग ताकि मतलब भगवान को भी खुश कर लो और अपनी पावर तो दिखी जाएगी कि यार मैंने बनवाया है, और सालों साल लोग याद भी रखेंगे, तो उन्होंने एक टेम्पल भी बनवा दिया, ठीक है। जो सक्सेसर थे विजयलाया के, उन्होंने बाकी के आसपास के जो रीजन थे उनको भी वो कर लिया, क्या कर लिया, कॉन्कर कर लिया, और वो फिर धीरे 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 उनके सक्सेसर साइज में बढ़ने लगे, पावर में बढ़ने लगे, तो इस तरह से वो शुरू हो गया ये। पांड्यन एंड द पालवा टेरिटरी टू द साउथ एंड नॉर्थ वर पार्ट मेड ऑफ दिस किंगडम। अच्छा, अब ये किंगडम बढ़ रहा था तो और जो आसपास की छोटी छोटी टेरिटरीज थी सब कुछ उनकी मतलब चोलास की उसमें आने लगी, ठीक है, उनके बाउंड्रीज के अंदर आने लगी। ऐसी एक राजा फर्स्ट हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल चोला रूलर माने जाते हैं, तो वो बने थे किंग 985 में, और उन्होंने अपनी जो टेरिटरी थी उसको खूब एक्सपैंड किया था अपने टाइम में, और उन्होंने जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन को काफी रीऑर्गेनाइज किया था, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम पे था अपने हिसाब से उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया था। और राजा के जो सन थे यानी राजेंद्र फर्स्ट, उन्होंने भी पॉलिसीज बनाई कई सारी, उन्होंने भी गंगा वैली में जाके लूट बचाई, रेड किया, उन्होंने श्रीलंका में जाके रेड किया, एंड साउथ ईस्ट एशिया में भी किया, और उन्होंने एक अपनी नेवी तैयार कर ली। तो राजा फर्स्ट और उनके जो बेटे थे राजेंद्र फर्स्ट, उन्होंने भी अपना मतलब देवदा छोला रूलर्स थे वो, और उन्होंने खूब अपनी टेरिटरी डेवलप कर ली। तो इस तरह से चोला एम्पायर पूरा बढ़ रहा था। ये बात हम पहले कर चुके हैं कि टेम्पल्स बनाते थे, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा बताएंगे कि बड़े बड़े टेम्पल्स और बड़े बड़े स्कल्पचर्स बनाते थे, उसके बारे में छोटी सी डिटेल्स उन्होंने दी हुई है, सो वी लर्न अबाउट इट। तो जो बड़े बड़े टेम्पल्स है ना थांजावुर के या गंगाई कोंडम चोलापुरम के, वो किसने बनाए हैं, राजा और राजेंद्र ने, ठीक है। और ये जो है बड़े बड़े बहुत ही मार्वलस है, ह्यूज, ब्यूटीफुल, और ये मतलब अभी भी तक लोग याद करते हैं। तो देखा हम याद कर रहे हैं ना कि अच्छा इन्होंने बनाए थे, तो इसीलिए टेम्पल्स बनवाते थे लोग, और ताकि वो जो है ना सालों साल उनको याद भी रहेगा कि किस राजा ने बनवाया था, तो काइंड ऑफ उनका एक मार्क वो छोड़ के जा रहे थे इन द फॉर्म ऑफ टेम्पल्स। तो चोला टेम्पल्स जो है वो काफी ज्यादा न्यूक्लियर बन गए थे सेटलमेंट के। हाँ, तो हमने पहले बताया था कि वो जो टेम्पल्स था ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था किसी भी सोसाइटी का, क्योंकि टेम्पल्स में एक तो बहुत सारा पैसा है, ठीक है, बहुत सारा खजाना है, उसके अलावा जहां टेम्पल एक बन गया है वहां आसपास लोग बसना शुरू हो जाते थे, वहां आसपास सेटलमेंट शुरू हो जाता था। क्यों, अब देखते हैं। क्योंकि जो टेम्पल्स थे वो क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर बन गए थे, वहां पे जो है ना क्योंकि वो रूलर्स का लैंड भी होता था, तो वहां पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया था। अब क्राफ्ट प्रोडक्शन जो है जादू से तो हो नहीं जाएगा, लोग चाहिए उसके आसपास, तो लोग भी आना स्टार्ट हो गए, ठीक है। एंड कई सारे स्पेशलिस्ट थे जो टेम्पल्स को सही रखने के लिए वो करते थे, प्रीस्ट हो गए, गार्लैंड मेकर्स, गार्लैंड क्या होती है, मालाएं जो होती हैं फूल वाली, है ना, गार्लैंड मेकर्स, कुक, स्वीपर्स, म्यूजिशियंस, ये सारे ऐसे लोग थे जो टेम्पल्स में वर्क करने लगे। तो टेम्पल्स काइंड ऑफ क्या बोले उसको, आपको वो भी दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है कि भैया आपको काम करने का भी एक जरिया मिल गया। In other words, temples were not only places of worship, they were the hub of economic, social and cultural life as well. तो अगर हम देखते हैं ऐसे टेम्पल्स की इंपॉर्टेंस, तो टेम्पल सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं रह गया था, टेम्पल इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ को बढ़ाने का लोगों के लिए वो हो गया था। अब लोग मिल रहे हैं, बातें हो रही हैं, तो मतलब अपना एक दूसरे में वो हो रहा है। उसके बाद
क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बहुत सारी चीजें हो रही थी, क्राफ्ट पर्सन भी अपना काम कर रहे हैं, यहाँ पे जो है कुक्स भी हैं, यहाँ पे म्यूजिशियंस भी हैं, तो प्रोफेशन भी वो हो रहा था। तो टेम्पल्स बेसिकली एक पूरा हब बन गए थे इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ का। तो ठीक है, अमंग द क्राफ्ट एसोसिएटेड विद टेम्पल्स, कौन कौन सी क्राफ्ट लोग करते थे वहां पे? ब्रॉन्ज इमेजेस बहुत बनाते थे, ठीक है, ब्रॉन्ज इमेजेस खूब बनती थी उस जमाने में। और चोला ब्रॉन्ज इमेजेस वर कंसिडर्ड अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे बेहतरीन जो मानी जाती हैं ब्रॉन्ज इमेजेस, तो वो चोला डायनेस्टी की मानी जाती हैं। बाकी सारी किस किस की बनती हैं? डेटीज की बनाते थे वो लोग, अपने जो उनके भगवान वगैरह होते थे उनकी वो बनाते थे, और कभी कभी डिवोटीज की भी, जो बहुत ज्यादा डेटीज को मान रहे हैं उनकी भी बनाई जाती थी। तो ना पढ़ लिया हमने कि टेम्पल्स कैसे थे, ठीक है, पढ़ लिया हमने कि कौन कौन से किंगडम्स बढ़ रहे थे, पढ़ लिया हमने कि कौन कैसे रेड करता था, फलाना फलाना। नाउ वी विल रीड अबाउट एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, ठीक है। अब ऑब्वियसली पहले भी हमें पता है कि एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम उस जमाने में भी बहुत वक्त से। तो यही था कि इंडिया का लैंड जो है वो वैसे भी बहुत फर्टाइल है, तो यहाँ एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होता है। तो पढ़ेंगे कि कैसे डायनेस्टीज में, स्पेशली चोला डायनेस्टी में कैसे एग्रीकल्चर होता था और इरिगेशन फैसिलिटीज उनके पास कहाँ से आती थी, ठीक है। कई सारी हमने देखी है अचीवमेंट्स ऑफ द चोलास वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर। आप मैप 2 में दोबारा देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो कावेरी रिवर की जो ब्रांचेस हैं वो कई सारे स्मॉल चैनल्स में बनी है और फिर वो बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो चैनल्स हैं ओवरफ्लो भी कर जाते थे, और उसके बाद जब ओवरफ्लो करते थे डिपॉजिटिंग फर्टाइल सॉइल ऑन देयर बैंक्स, जब वो ओवरफ्लो करते थे जो फर्टाइल सॉइल होती थी वो बैंक्स पे डिपॉजिट हो जाती थी, ठीक है। जो वाटर आता था इन चैनल से वो बहुत नेसेसरी था, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को जो मॉइस्चर चाहिए, जो भी क्रॉप्स को जो मॉइस्चर चाहिए उसके लिए बहुत जरूरी था। पर्टिकुलरली द कल्टिवेशन ऑफ राइस, हमें पता है कि चावल को उगाना, जब भी उगाते बहुत पानी चाहिए होता है, तो चावल बहुत आसानी से उग जाता था क्योंकि जो कावेरी की जो ट्रिब्यूटरीज निकल के आ रही है वो ओवरफ्लो कर जाती थी, पानी खूब मिल जाता था, तो चावल अच्छे से उगाया जा सकता था उस जमाने में उस जगह पर, ठीक है। एग्रीकल्चर कई सारे पार्ट्स में और भी डेवलप हुआ, जैसे हमारा तमिलनाडु में भी डेवलप हुआ, 5th और 6th सेंचुरी की बात है, यहाँ पे भी कई सारी लार्ज स्केल कल्टीवेशन होना स्टार्ट हो गया था। फॉरेस्ट को भी क्लियर किया जाने लगा कुछ कुछ रीजन में, ताकि थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए एग्रीकल्चर को लेकर। इन द डेल्टा रीजन एम्बैंकमेंट हैड टू बी बिल्ट टू प्रिवेंट फ्लडिंग एंड कैनाल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर टू द फील्ड इन मैनी एरियाज, 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन अ ईयर। अच्छा, एम्बैंकमेंट्स क्या होते हैं देखिए मैं बना के दिखाती हूँ। जैसे ये नदी है ना, तो यहाँ पे ऐसे कुछ थोड़ा सा बना देते थे, थोड़ा सा वो, ताकि पानी जो बह रहा है ना नदी में वो एकदम से ओवरफ्लो ना कर जाए, तो वो बनाए जाते थे। और कैनाल्स भी बनाई जाती थी ताकि पानी खेतों तक पहुंच पाए। इन मेनी एरियाज ज्यादातर 2 क्रॉप्स एक साल में उगाए जाते थे। इन मेनी केसेस इट वाज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत फर्टाइल है लैंड लेकिन कुछ जगहों पे पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो आपको आर्टिफिशियली वहां पे पानी तो पहुंचाना पड़ेगा अगर आपको एग्रीकल्चर करना है। तो जो पानी पहुंचाया जाता था वो जाता था आर्टिफिशियल इरिगेशन होता था वहां पे। जो इरिगेशन जो होता था, कई सारे मेथड्स यूज होते थे उसके लिए भी, जैसे कि कहीं कहीं पे उन्होंने वेल्स को डक कर लिया, कुएं खोद दिए उन्होंने, उससे बिला रहे हैं। उसके बाद वो जो है रेन वाटर को कलेक्ट करते थे, मतलब उस जमाने में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती थी। और इरिगेशन वर्क्स रिक्वायर प्लानिंग। ऑब्वियसली हमें पता है कि भैया इरिगेशन ऐसे थोड़ी खड़े खड़े इंसान चलो इरिगेशन स्टार्ट करते हैं, काफी सारी प्लानिंग इसमें जरूरत होती है, ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है, आपको लेबर चाहिए होता है, आपको रिसोर्सेज चाहिए होती हैं। तो ये सारी चीजों को करना होता था और उसके बाद पानी पहुंचाया जाता था किसी भी फील्ड में। Most of the new rulers as well as people living in the villages took an active interest in these activities. अच्छा, लोग बड़े अच्छे थे और रूलर्स भी अच्छे थे, तो ये बड़ा इंटरेस्ट लेते थे इन सारी एक्टिविटीज में। Now we learn about the administration of the empire. ठीक है, समझ में आया ये वाला पानी कैसे पहुंचाया जाता था? एग्रीकल्चर जरूरी था, कहीं जगह पे पानी ऑलरेडी आ रहा है, जहां नहीं था वहां इरिगेशन फैसिलिटीज पहुंचाए, कहीं पे कुएं खोद रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, लोग बड़े अच्छे हैं, रूलर बड़े अच्छे हैं, तो वो अच्छे से एग्रीकल्चर में हेल्प करते थे लोग कि हाँ ठीक है चलो करते हैं, अपने अपने जो राज्य है उसको और बेहतर बनाते हैं। So now we learn about the administration of the empire. कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? राजा तो बन गए, एडमिनिस्ट्रेशन भी तो करना होगा ना, आप देखना भी तो होगा कैसे कैसे सब कुछ देखना है, तो अब यही देखेंगे इसमें कैसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज किया जाता था। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ पेजेंट्स नोन एज उर कहा जाता था, जो जहां पे एक जगह पे फॉर एग्जाम्पल पेजेंट सारे सेटल हो गए, वो रहना स्टार्ट हो गए, तो उस जगह में वो नाम दे दिया गया उर। ठीक है, याद रखेंगे नाम क्योंकि वन वर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये काफी प्रॉस्परस हो गए थे क्योंकि इरिगेशन एग्रीकल्चर को काफी ज्यादा फैलाते थे। ठीक है, अब बहुत सारे उर मिल गए हैं, बहुत सारे मिल गए हैं, तो उनको बोलते थे नाडू। ठीक है, नाडू
द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। ठीक है, अब जो विलेज काउंसिल होती थी और जो ये नाडू के लोग वो होते थे, ये लोग परफॉर्म करते थे कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, जैसे कि जस्टिस, किसी ने कुछ गलत कर दिया, सही क्या गलत क्या, सजा देना, टैक्सेस को कलेक्ट करना, एग्रीकल्चर में किसी के लिए हेल्प चाहिए तो वो सारी हेल्प मांगना या बताना कि ऐसे ऐसे हमें करना है, ऐसे ऐसे हो सकता है। तो ये सारे जो परफॉर्म करते थे ड्यूटीज किसकी होती थी, और की जो ये नाडू होते थे उनकी होती थी, और ये जो बड़े बड़े काउंसिल बनाए दी जाती थी विलेज की, उन लोग की भी जिम्मेदारी होती थी। अच्छा, rich peasants of the Villalala caste exercise considerable control over the affairs of the Nadu। अच्छा, ये बात तो हमें पता ही है कि किसी भी जगह का अगर हेड होता है, किसी भी जगह पे जिसकी पावर ज्यादा होती है, वो वही लोग होते हैं जो थोड़े से रिच होते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज ज्यादा होती हैं। तो ऐसे ही विलाला कास्ट के रिच पेजेंट्स जो होते थे उनके वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और वो काफी ज्यादा कंट्रोल करते थे जो भी काम होता था नाडू में, जो भी काम हो रहा है। The Chola kings gave some rich land owners titles like Muvindavalin, a villain or peasant serving 3 kings। अच्छा ठीक है, तो ये चोला किंग्स जो है खुश होकर बड़े बड़े लैंड ओनर्स को भी टाइटल दे दिया करते थे। तो किंग्स जो है बड़े बड़े लैंड ओनर्स को भी टाइटल दे रहे हैं, जिनका नाम जैसे मुविंद द विलन, जिसका नाम मतलब होता है कि एक ऐसा पेजेंट जो 3 किंग्स को सर्व कर रहा है। और ये काफी इंपॉर्टेंट होता था टाइटल भी, और एज मेकर्स ऑफ रिस्पेक्ट काफी ज्यादा वो होता था, और ये काफी इंपॉर्टेंट ऑफिसेस भी इनके हाथ में आ जाते थे। नाउ वी लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ लैंड। अच्छा, बहुत सारी जमीन तो है, अब उस लैंड को इन्होंने डिफाइन कर दिया। कुछ ऐसा लैंड होगा जो ये ब्राह्मण को गिफ्ट करते थे, पढ़ा था प्रशस्ति लिखने के लिए, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसा हो जो टेम्पल्स को दिया जाता है, कुछ ऐसा है जो कहीं मेंटेनेंस स्कूल के लिए दिया जाता है, उसलिए तो हमने पढ़ा है। तो कई सारे इन्होंने टाइप्स ऑफ लैंड दिए गए हैं, जैसे कि वेलन वगाए वो लैंड होता था जो नॉन ब्राह्मण पेजेंट को दिया जाता था। ब्रह्मदेया वो होता था जो ब्राह्मण को गिफ्ट किया जाता था लैंड। शाला भोग वो होता था जो किसी भी स्कूल को मेंटेन करने के लिए यूज होता था। देवादना या तिरुना मुत्तखानी वो होता था जो लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल होता है, काफी डिफिकल्ट नेम है संस्कृत वाले। एंड देन वी हैव पली चचंदम, ये वो लैंड होता था जो जैन इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता था। ओके, तो वी हैव सीन दैट ब्राह्मण जो है काफी ज्यादा रिसीव करते थे लैंड, क्योंकि वो प्रशस्तिज भी लिखते थे। ब्राह्मण लर्नेड मैन होते थे, काफी इज्जत होती थी उनकी, तो उस लैंड का नाम था ब्रह्मदेया, ठीक है। तो इसीलिए ब्राह्मण सेटलमेंट्स काफी ज्यादा हो गए थे कावेरी वैलीज में, बाकी साउथ इंडिया में देखा जाए तो। ब्रह्मदेया जो है वो असेंबलीज को देखते थे, उन असेंबलीज का नाम होता था सभा, ठीक है। और वो सभा जो होती थी वो प्रोमिनेंट ब्रह्म लैंड होल्डर्स की असेंबली होती थी, और ये असेंबलीज बड़ी एफिशिएंटली वर्क करती थी, बड़ी मेहनत से बड़े अच्छे से वर्क करती थी। एंड उनकी जो डिसीजंस थे वो लिखे जाते थे इंस्क्रिप्शंस में। हमने पता है हर डिटेल जो है इंस्क्रिप्शंस में लिखी जाती थी। कभी कभी ये इंस्क्रिप्शंस जो है स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल्स में लिखी जाती थी। एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर्स, जो ट्रेडर्स की एसोसिएशंस होती है उनको हम बोलते हैं नागाराम। वन वर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडर्स जो एसोसिएशंस बनाते थे ना, उनको क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं नागाराम, ठीक है। और ये भी काफी ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस टाउन्स में परफॉर्म करती थी। इंस्क्रिप्शंस जो मिले हैं हमें उत्तरामिरुर से और तमिलनाडु से और जगहों से, वो हमें बता रहे हैं कि कैसे सभा जो है पूरी ऑर्गेनाइज होती थी, जो ब्राह्मण ऑर्गेनाइज करते थे। और ये सभा जो है किस तरह से अलग अलग कमिटीज में वो होती थी, सेपरेट कर दी जाती थी, और वो किस तरह से वर्क कर रही हैं आराम अपने कुछ चीजों के लिए, इरिगेशन वर्क के लिए, गार्डन्स के लिए, टेम्पल्स के लिए, फलाना के लिए। एंड नेम ऑफ दिस एलिजिबल टू बी मेंबर्स ऑफ दिस। अच्छा, उन लोग के भी नाम लिखे गए कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन इस काबिल है कि वो सभा में शामिल हो सकता है। और वो नाम किस पे लिखे जाते थे, एक पाम लीफ पे लिखे जाते थे, और उसके बाद वो टिकट्स डाल दिए जाते थे एक अर्दन पॉट में, एक मिट्टी के घड़े में डाल दिए जाते थे, और एक बच्चे को बुलाया जाता था, छोटे से बच्चे को, कि उठाओ, जो भी तुम टिकट उठाओगे वो जो है ऐसे पार्ट बनता जाएगा हमारी सभा का। सो लाइक दैट दे यूज्ड टू डू। तो ये तो बस इतना सही चैप्टर था, एंड इट्स अ स्मॉल चैप्टर लेकिन अच्छा चैप्टर था, क्योंकि इसमें हमें ये पता चले कि कौन कौन से किंगडम्स बढ़ के आ रहे थे। हमने पढ़ा कि जो है राष्ट्रकूटास बहुत आगे बढ़ रहे थे, चोला किंग्स बहुत आगे बढ़ रहे थे। हमें ये भी बताया कि जो समानतास थे, जो सबऑर्डिनेट थे वैसे तो किंग के, लेकिन जब वो बहुत पावरफुल हो जाते थे तो वो अपने ही लॉर्ड को ओवरथ्रू कर देते थे और उनकी पावर लेते थे। किंग जो है अपनी पावर को दिखाने के लिए दे यूज्ड टू मेक अ लॉट ऑफ टेम्पल्स, वो टेम्पल्स खूब बनवाते थे कि भैया भगवान को भी खुश कर लो और आगे आने वाली जनरेशन भी खूब याद रखेंगी, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा कि टेम्पल्स जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट वो बन गया था, एक हब बन गया था सोशल इकोनॉमिक लाइफ का। तो यहाँ पे ये सब चीजें होने लगी थी, काफी ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा था टेम्पल्स में, तो ये भी
बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें उर के बारे में पढ़ा है, नाडू के बारे में पढ़ा है, टाइप्स ऑफ टैक्सेस, कौन कौन सा लैंड किसको ग्रांट किया जाता था, ये सारे जो पॉइंट्स है ना, इनको ऐसे छोटे छोटे लिखते जाएंगे, तो यू डोंट हैव टू वरी मच। जब आपके एग्जाम्स वगैरह आएंगे, हमें पता है नागाराम कौन होते थे, नागाराम्स वर द एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर्स, जो ट्रेडर्स की एसोसिएशंस होती हैं उनको हम बोलते थे नागाराम, ठीक है। So this was our chapter जिसका नाम था न्यू किंग्स एंड किंगडम्स वाला। And now we will, you know, whatever discussions you want to do, whatever questions you have, whatever queries you have, जो भी confusion है, note them down, अपने पास लिख लीजिए। We'll discuss it in the doubt class. And till then, revise it once, देखें कहाँ मसले आ रहे हैं, जो भी मसला आ रहे हैं, note them down and take care. And I'll see you in the next class. And stay connected with 365X और भी लोगों को जोड़िए, and we'll see you in the next class. Bye bye.